हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, हम आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके और दिसंबर 2022 से मई 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं उनको आज हम कवर करेंगे। और ये पूरी सीरीज चल रही है, रेगुलर बेसिस पे अब आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लासेस देखने को मिलेंगी। पीछे भी कुछ लेक्चर्स मैंने बनाए हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के, वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो जनरल स्टडीज बाय समृत सर करके पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है। अभिनंदन बैच जो हमारा चल रहा है, इसके अंदर हम आपको 79 दिनों के अंदर पूरा कोर्स रिवाइज करवाने वाले हैं। इस कोर्स में हम क्या करवा रहे हैं, क्या क्या फैकल्टीज हैं, ये मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। अब आप आ गए हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए, ठीक है। एक एक करके आपके सामने क्वेश्चंस फ्लैश होंगे। मेरे लगाने से पहले खुद एक बार इसको सॉल्व करना और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन सुनना, तभी आपको एक एक करंट अफेयर समझ में आएगा। तो पहला सवाल है, YouWin platform which was launched recently is associated with which field? YouWin platform जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस फील्ड से संबंधित है? तो यहां आप ये इमेज देख सकते हो कि यहां पे किसी को इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो इससे तो आपको देख के पता लग गया कि भाई ये कुछ ना कुछ वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। कोविड के टाइम पे आपने कोविन ऐप बहुत यूज करी होगी, जिसमें आपने रजिस्टर किया था कोविड के जो आपने टीके लगवाए थे उसके लिए। उसी से इंस्पायर हो गए, जस्ट उसका रेप्लिका बनाया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम दिया है YouWin प्लेटफॉर्म। अब YouWin प्लेटफॉर्म शुरू से आपकी जो वैक्सीनेशन है उसको ट्रैक करेगा, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज से ट्रैक करता जाएगा उसको, उसी में आपने रजिस्टर करना है। और इवन पोस्ट प्रेगनेंसी जो बच्चों को टीके लगते हैं, सबकी A to Z डिटेल्स का रिकॉर्ड इस प्लेटफॉर्म पे लिया जाएगा। YouWin प्लेटफॉर्म, इसको ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और जो डिलीवरी आउटकम्स रहे कि बच्चा कितना स्वस्थ रहा या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डिलीवरी में, वो सारी डिटेल्स भी इस प्लेटफॉर्म में जाएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट बनता है YouWin प्लेटफॉर्म, जो कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। करंट अफेयर खाली देखना ही जरूरी नहीं है, उसको इन डेप्थ समझना भी जरूरी है। तो हम एक एक करंट अफेयर के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जानते रहेंगे। आई होप अब आप भूलोगे नहीं। YouWin कोविन। What species is Nobel's helen which was spotted recently? नोबेल हेलन कौन सी प्रजाति है जिसे हाल ही में देखा गया है? तो इमेज आपको दिख रही है, बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई है ये। अब ये जो बटरफ्लाई है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत रेयर बटरफ्लाई है और इंडिया में पहली बार ये स्पॉट करी गई है। और ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है नोबेल्स हेलन क्या है? तो एक बटरफ्लाई है। कहां मिली है? इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, उसमें से जो नामदफ नेशनल पार्क है, यहां लिख लीजिए नामदफ नेशनल पार्क, यहां पे मिली है ये वाली नोबेल्स हेलन बटरफ्लाई। और कौन सा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में? तो माउलिंग आपको याद रखना है, माउलिंग नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खंडू की सरकार है, पेमा खंडू सीएम है यहां के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, साथ साथ स्टैटिक की जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपको देता जाऊंगा। और क्या चीज है? अच्छा, एक बटरफ्लाई से क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपसे पूछ ले इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कौन सी है, तो उसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। ये क्वेश्चन आपसे स्टैटिक में बन जाता है, गोल्डन बर्ड विंग। और इसका जो विंग स्पैन है 194 mm है कम से कम, ठीक है। उत्तराखंड में ये वाली बटरफ्लाई पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बटरफ्लाई से आपसे बन सकते हैं। आई होप अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से आज का सेशन देखेंगे हम। क्षीर भाग्य स्कीम इज इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट? क्षीर भाग्य योजना किस राज्य में लागू की गई है? यह आपको इमेज दिख रही है, छोटे छोटे बच्चे कुछ ना कुछ पी रहे हैं ग्लास में, है ना। तो किस चीज की बात हो रही है? क्षीर भाग्य आज की स्कीम नहीं है। क्षीर भाग्य कर्नाटका की गवर्नमेंट ने 2013 में ही लॉन्च कर दी थी और इस स्कीम का मोटिव ये था, और आज तक कुल मिला के 65 लाख बच्चे इसका फायदा उठा चुके हैं। इस स्कीम का जो मोटिव था वो ये था, हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम है, हेल्थ फैसिलिटीज काफी जगह पे काफी कम है, लोग काफी गरीब भी हैं। तो इस तरीके से
इस स्कीम के अंदर यह रखा गया कि बच्चों को, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं या आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, वहां पे 1st to 10th क्लास तक के बच्चों को हफ्ते में 5 बार रोज 1 गिलास दूध दिया जाएगा न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, समझे। और अभी तक 65 लाख बच्चे इसका फायदा उठा चुके हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो अभी यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने क्या किया है, 260 करोड़ रुपए लगाए हैं। कहां पे? मांड्या नाम की एक जगह है कर्नाटका में, ठीक है। यहां पे ये मेगा डेयरी बनाएंगे जिससे पर डे 10 लाख लीटर से 15 लाख लीटर तक दूध प्रोसेस किया जाएगा, जो कि इस स्कीम में योगदान बनेगा। तो अब आपको A to Z समझ में आ गया कि क्षीर भाग्य स्कीम किससे रिलेटेड है। तो ये रेगुलर दूध पिलाने से रिलेटेड है, समझ गए। कर्नाटका की स्कीम है। कर्नाटका से आपसे पूछ सकता है अभी वहां के सीएम कौन है, तो कर्नाटका के जो सीएम हैं इनका नाम है सिद्धारमैया, सिद्धारमैया। और थवारचंद गहलोत यहां के गवर्नर हैं। यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए, अपने भी छोटे छोटे नोट्स बनाते जाना। थवारचंद गहलोत। अगर आप ये स्टैटिक जीके का पूरा लेक्चर्स देख लेते हो जो मैं आपको करवा रहा हूं अभी, जो प्लेलिस्ट में है, शुरू में मैंने आपको हिस्ट्री भी पढ़ाया है, पॉलिटी भी पढ़ाया है, फिर स्टैटिक जीके के डिफरेंट चैप्टर्स मैंने आपको कराए हैं, और एक ओवरऑल रिवीजन अब मैं आपको करवा रहा हूं स्टैटिक जीके का। तो आखिरी के 12-13 लेक्चर्स भी आप देख लेते हो, और पेपर तक आने वाले जो सीजीएल का एग्जाम है 2023 का, आपका 14 जुलाई से है। तो अगर वहां तक आप उतने लेक्चर जो आने वाले हैं वो देख लेते हो, तो स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस में बहुत कम गलतियां करके आओगे, इस बात की गारंटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है, रोजाना शाम 6 बजे क्लास आती है। विच हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सिटी गवर्नमेंट टू इंश्योर फ्री फूड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट टू HIV पॉजिटिव पर्संस? किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो ये आपको कौन दिख रहे हैं? ये हैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? उन्होंने ही इस जजमेंट को बेंच किया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है? मैंने इंडिया लिख दिया यहां पे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली के कौन है? इनका नाम है सतीश चंद्र शर्मा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, देखिए HIV ऐसी बीमारी है, लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत कम है, और इस वजह से कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल करी हाई कोर्ट के अंदर, और कई लोगों को घर से बेदखल भी कर दिया जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इन्होंने ये रूल किया है, दिल्ली को बोला है कि अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पेशेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं उनको फ्री में खाना दिया जाए, शेल्टर दिया जाए, और मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा उनका करवाया जाए। और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। HIV की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लास्ट क्लास में अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, अवेयरनेस के लिए दिसंबर 1 को एड्स डे बनाया जाता है, और 2022 का आपसे थीम पूछ सकता है, क्योंकि 2023 का भी नहीं पता। 2022 का जो थीम रहा एड्स डे का, उसका है इक्वलाइज। क्या है? इक्वलाइज, ठीक है। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, और यहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कौन है? इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए, विनय कुमार सक्सेना। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। एक एक करंट अफेयर को हम ढंग से पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state has mandated 1 year work experience for recruitment in state government department? किस राज्य ने राज्य सरकार के विभागों में भर्ती के लिए 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य किया है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो अब अगर आपको गोवा के अंदर सरकारी नौकरी करनी है तो कम से कम आपको 1 साल का पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इसके पीछे कारण ये दिया गया कि लोगों के पास अब थोड़ा स्किल्ड वर्क प्लेस बनेगा, स्किल्ड वर्कर्स आएंगे जिनको पहले से एक्सपीरियंस होगा नौकरी करने का। तो ये गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने किया, प्रमोद सावंत इनका नाम है, जो यहां के सीएम है, ये भी पूछा जा सकता है, प्रमोद सावंत।
और यहां के जो गवर्नर है गोवा के, उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। तो इन्होंने कहा है कि अगर आपको गोवा में गवर्नमेंट जॉब करनी है तो SSC तो क्वालिफाई करना है, साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द यूनियन बजट 2023 व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया एज ऑफ डेट। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ये क्या होती है, सिंपल भाषा में बताऊं तो जो टोटल इनकम होती है पूरे कंट्री की, टोटल इनकम या नेशनल इनकम आप कह सकते हो, उसको जब आप पूरी पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हो यानी टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो पर पर्सन आपको एक एवरेज निकल के आ जाएगी कि 1% चाहे वो बच्चा है बूढ़ा है, टोटल पॉपुलेशन से कर दिया तो उसकी कितनी आय होगी पर एनम। ठीक है, अब ऐसा निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र में कहा, यूनियन बजट जो इस बार का इन्होंने इंट्रोड्यूस ये करा था कि अमृतकाल का पहला बजट है ये, तो इन्होंने इधर मैंने साफ लिखा है एज पर, इन्होंने ये कहा कि पिछले 9 सालों के अंदर, अभी पिछले 9 साल का डाटा देखे तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। और कितनी हो गई है, तकरीबन 2 लाख रुपए पर एनम। पर इसमें यह मत समझना कि कई बच्चे बोलेंगे हम तो कुछ कमाते नहीं, हमारे पास कुछ आता नहीं, तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा एवरेज, ठीक है, हमारे देश में कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ गरीब हैं, तो सब में इक्वल अगर आप बांट दो तो इतना अमाउंट बनता है 1.97 लाख पर एनम। पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की माने तो उन्होंने कहा है कि 1,72,000 पर कैपिटा इनकम है। अगर आपसे स्टेट पूछ ले किस स्टेट की सबसे ज्यादा नेशनल पर कैपिटा इनकम है, तो यह है तेलंगाना की स्टेट। तेलंगाना की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,75,000 रुपए है, यानी एवरेज पर कैपिटा से भी ज्यादा। और कर्नाटका की इसके बाद आती है 2,65,000 रुपए। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये आप याद रखेंगे 1.97 लाख पर एनम इज द पर कैपिटा इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनुएला रोका बोटे हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये फीमेल है, सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है किसी एक कंट्री की। उस कंट्री का नाम आपसे पूछ रहा है। तो ये कंट्री मिडल अफ्रीका की कंट्री है, वेस्ट कोस्ट पे पड़ती है, इक्वेटोरियल गिनी। ऐसा पहली बार हुआ है कि यहां पे कोई महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। और यहां के जो प्रेसिडेंट है थियोदारो ओबियांग, प्रेसिडेंट का नाम है थियोदारो ओबियांग। ठीक है, तो ये 1979 से यहां की सत्ता संभाल रहे हैं जो यहां के प्रेसिडेंट है, और 6 कंसेक्यूटिव टर्म जीत चुके हैं। यूएसए का कहना है कि यहां पे इलेक्शन फेयर नहीं होता। और ये जो है थियोदारो ओबियांग, ये ऐसा कहा जाता है दुनिया में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले व्यक्ति हैं। अभी इनकी उम्र 80 वर्ष है। ठीक है, मैं यहां के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। और प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बता दी मैनुएला रोका बोटे। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा अगर 1-2 बार आप सुन लोगे देख लोगे तो पेपर में लगाया होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी हैज बीन रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी नगर। किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। तो ये आपके सामने है छत्रपति संभाजी भोसले। ये कौन थे, छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे। इन्होंने मराठा एम्पायर को संभाला 1681 से 1689 तक। बहुत ही एबल फाइटर एडमिनिस्ट्रेटर थे ये। ठीक है ना, और इनकी बहुत ही ब्रूटल तरीके से डेथ करी थी जो इनका एग्जीक्यूशन हुआ था औरंगजेब के टाइम पे ऑब्वियसली। और वहां पे औरंगाबाद में आपको पता है जैसे कि टॉम है औरंगजेब का, और उस जगह को औरंगाबाद कहा जाता है महाराष्ट्र में। औरंगाबाद का नाम बदल के अब इनके नाम पे रख दिया है छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, साथ ही ओस्मानाबाद का नाम भी बदल दिया है। यहां मैं लिख देता हूं, ओस्मानाबाद का नाम भी बदल के रख दिया है। क्या नाम रखा है ओस्मानाबाद का, धराशिव। एक मिनट, यहां लिख लीजिए, ओस्मानाबाद का नाम रखा है धरा शिव। ये नाम बदलने का टाइम तब से चल रहा है जब उद्धव ठाकरे थे, तो फिर उनकी सरकार गिरी। उसके बाद में फिर यहाँ के सीएम अभी कौन है, एकनाथ शिंदे। और यहाँ के गवर्नर कौन है, एकनाथ शिंदे तो आपको पता है, सीएम है रमेश बायस यहाँ के गवर्नर हैं।
ठीक है, तो ये याद रखना है और इन दो शहरों का नाम बदल दिया। बस एक दो क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम कल दोबारा डिस्कस करेंगे बढ़िया वाले करंट अफेयर और स्टैटिक जी के। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हैं, जरूर देखिए इसको। Which is the first platform to launch UPI Lite payment? UPI Lite payment लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? UPI क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके कुछ आप देख रहे हो आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ई रूपी के बारे में बताया था, है ना, कि अब आपको टेंजिबल जो आपके सामने वॉलेट होता है वो कैरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप वॉलेट भी मत कैरी करो अपना। हालांकि वो जो प्रोग्राम है अभी 4 सिटीज में लेके जाया जाएगा। फोन में ही आपके ई वॉलेट होगा जिसमें से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो और उसको ई रूपी का नाम दिया है। अब इसने क्या निकाला है? ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो आंसर आपके सामने पेटीएम। पेटीएम ने क्या करा है कि अब लाइट पेमेंट होगी। लाइट का मतलब आप नाम से समझ रहे हो, तो कुछ कम अमाउंट, यानी कि 200 रुपए से अगर कम का कोई ट्रांजैक्शन है, हैसल फ्री आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको पिन डालने की भी जरूरत नहीं है। कई बार आपने देखा होगा यूपीआई पे आप ट्रांजैक्शन करते हो, सर्वर डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो चाहे जितना भी बिजी हो सर्वर, आपकी ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं रुकेंगी, अलग से इसका वॉलेट होगा। तो यूपीआई जो पेमेंट्स हैं आसान हो जाएंगी, जो आप कम ट्रांजैक्शन करोगे 200 से कम की। ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। पेटीएम के फाउंडर कौन थे? 2010 में फाउंडर जो थे इनका नाम था विजय शेखर शर्मा। यह भी आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है, एज इट इज एग्जाम में आ जाता है। विजय शेखर शर्मा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आ जाना, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे आप। चलिए, Which country is set to build British Indian Army Memorial? कौन सा देश ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाने के लिए तैयार है? तो जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, ब्रिटिशर्स उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे यूज किया। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 40 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने मदद करी थी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में, और 70,000 से ज्यादा सोल्जर्स की डेथ हुई थी। 70,000 प्लस सोल्जर्स ने, तो कितने लोगों ने अपनी जान दी थी इन लोगों के लिए। तो बस उसी की याद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया जा रहा है। कहां पे? ग्लासगो नाम का एक शहर है। ग्लासगो कहां पे है? ग्लासगो फेस्टिवल होता है ना, तो ग्लासगो शहर है आपका स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड एक कंट्री है आपका यूनाइटेड किंगडम में। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। एडिनबर्ग। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यहीं पे मेमोरियल बनेगा। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए, लावनी इज अ फोक डांस फॉर्म। अब थोड़े बहुत स्टैटिक के क्वेश्चन। लावनी इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहां पे आपको लेडीज दिख रही हैं कुछ डांस करते हुए, लावनी का ये डांस कर रही हैं, और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये चारों के कुछ ना कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको याद रख लेने हैं। तो मैं सबसे पहले सी ऑप्शन महाराष्ट्र की बात करूंगा, तो लावनी है यहाँ का डांस, लावनी हो गया। तमाशा एक आप याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तमाशा पूछता है। उसके अलावा में पूर्वी नाच, पूर्वी नाच। मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही तो आप अपने नोट जरूर बनाएंगे, और वैसे आप बनाइए छोटे छोटे नोट, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आगे जाके आपको मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भी दे दूंगा। लावनी, तमाशा, पूर्वी नाच, बाकी कला एंड डिंडी नाच होता है यहाँ पे। तो महाराष्ट्र में ये डांसेस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका में कौन कौन सा डांस होता है? कर्नाटका में है आपका यक्षगान। ठीक है, यक्षगान कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यक्षगान डांस हो गया। इसके अलावा सुग्गी डांस यहां पे होता है, सुग्गी, करजा डांस, करजा, कुनीता, ये 4 डांसेस आप याद रख लेना, एग्जाम में एक ना एक पूछ सकता है। स्टैटिक जी के है, कुछ भी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। महाराष्ट्र हो गया। गुजरात से तो बड़े फेमस डांस है डांडिया और गरबा, डांडिया गरबा, ये डांस याद रखेंगे। भवाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भवाई डांस करा जाता है यहाँ पे टिप्पणी नाम का एक डांस होता है, तो ये डांसेस इंपॉर्टेंट है। गोवा की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे फुगाडी डांस है, फुगाडी है, मंडो होता है यहाँ पे, कोली डांस यहाँ पे होता है, यहाँ पे ढांगर डांस होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए एक ही क्वेश्चन के थ्रू कितने सारे आपने कवर कर लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं।
विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, भारत के किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना कभी नहीं किया। तो इस तरह के क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं सभी प्राइम मिनिस्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको एक स्लाइड पे लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। सबसे पहले पंडित जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो इनके बारे में क्या क्वेश्चन, सिंपल सी बात कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और साथ ही लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग कैसे, 16 साल से भी ऊपर का टेन्योर रहा इनका 1947 से 1964 तक। फिर इनको मृत्यु हो गई तो पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनके कौन आए, तो फर्स्ट एक्टिंग पीएम पूछ ले तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा मात्र 13 दिन के लिए रहे। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आ गए और लाल बहादुर शास्त्री से क्या क्वेश्चन बनता है पेपर में कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान। और ये इन्होंने इंडो पाक वॉर 1965 के टाइम पे जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। आखिरी क्लास में कुछ क्वेश्चन मैंने इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बताया था कि 1965 में जो इंडो पाक वॉर हुआ उसके बाद ही बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर को, ठीक है। तो जहां मौका मिले वहां रिवाइज कर लेना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री के बाद में फिर इनकी मृत्यु हुई ताशकंद में, तो फिर से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। इसके बाद मोरारजी देसाई से आपको याद रखने हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से बनता है मैं वो उन्हीं प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बता रहा हूं, फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। मोरारजी देसाई जी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर यही थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, और उस वक्त उनकी उम्र 80 साल की थी, यानी ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी यही थे। इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी मिला हुआ है और पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान भी मिला था मोरारजी देसाई जी को। उसके बाद में आता है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि चरण सिंह। चरण सिंह एक लौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने की ही नेवर फेस्ड द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, फेस्ड द पार्लियामेंट, इन्होंने कभी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया। चरण सिंह के बाद में आप याद रख सकते हो किनका नाम, राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी सबसे यंगेस्ट पीएम थे, ये मात्र 40 वर्ष के थे जब ये पीएम बने, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई 1984 में, तो ये 40 इयर्स के थे। तो ये भी फैक्ट है, एज इट इज पूछा जा सकता है। राजीव गांधी के बाद में आप याद रख सकते हो किनको, वीपी सिंह। वीपी सिंह पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद हटे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पे होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैंने पार्लियामेंट वाले लेक्चर में, इंडियन पॉलिटी वाले पोर्शन में कराया है। सारे लेक्चर सेम आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। वीपी सिंह पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद छोड़ने वाले गद्दी यही थे। पीवी नरसिम्हा राव, इनसे क्या इंपॉर्टेंट आएगा, पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर एलपीजी लेके आए थे, और पीवी नरसिम्हा राव पहले साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। पीवी नरसिम्हा राव के बाद आप याद रख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आपसे पूछ ले ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा, मात्र 16 दिन का इनका टेन्योर था, शॉर्टेस्ट टेन्योर 16 दिन का टेन्योर था 1996 के अंदर, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में मात्र 1 वोट से हार गए थे ये, और इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, ये एक्सेप्शन है, तो आपसे बनेगा पेपर में, जिनका जो कि राज्यसभा के मेंबर थे। अब प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो आने वाले 6 महीने के अंदर उन्हें इलेक्ट हो जाना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको पॉलिटी में करा चुका हूं। तो राज्यसभा से बिलोंग करने वाले 3 पीएम कौन कौन से थे, नंबर 1 पे इंदिरा गांधी, जब इनका 1966 वाला टर्म था। फिर एच.डी. देवेगौड़ा, ठीक है, 1996 में, तो ये भी राज्यसभा से बिलोंग करते थे। और मनमोहन
सिंह, 2004 वाला इनका टेन्योर। तो ये एक्सेप्शंस हैं, बन सकती हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, तो इनके बारे में एक लौते ऐसे पीएम हु वाज बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं चीजें, क्योंकि एज इट इज सवाल पेपर में आ सकता है और ये हमारी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का रिवीजन हो रहा है, तो हम सारे क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, समझे। तो ये था आपका आखिरी सवाल आज की क्लास का। तो आंसर था इसका चरण सिंह। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं इस बैच के बारे में, तो ये हमारा अभिनंदन बैच है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और सीजीएल 2023 के लिए टारगेट किया जा रहा है। पर इस एक लौते बैच से आप सारे वनडे एग्जाम्स को टारगेट कर पाओगे। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो बढ़िया, तो इस बैच को फॉलो कर सकते हो। रेडियन लर्निंग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। सब टीचर्स की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने अपने बारे में बता दिया। जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ाता हूं, शाम को 6 बजे मेरी क्लास आती है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये मैं आपके ले रहा हूं। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स हैं, आएंगे अभी और लेक्चर्स। ये हैं आपके साइंस वाले सर अभिषेक सर, जो कि आपको करवाते हैं साइंस, ठीक है। इनकी प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जिसको परेशानी हो तो इनका लेक्चर देख सकते हो। फिर है कपिल सर, ये आपको इंग्लिश करवाते हैं, तो इंग्लिश के सारे लेक्चर्स भी इनकी प्लेलिस्ट में। और रोहित सर, रीजनिंग एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पूरे बटा पूरे नंबर चाहिए तो इनकी प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके से कल और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उसको ऐसे ही डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कल दोबारा जुड़ जाना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।